Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, today we will start next chapter. Next chapter number 12. Okay, and the chapter name is Science Fiction or Science Fact. साइंस फिक्शन का मतलब होता है कि वैज्ञानिक उपन्यास या वैज्ञानिक कथा या फिर वैज्ञानिक तथ्य। यह हमारा आज का चैप्टर है। ये जो हमारा चैप्टर है पूरा साइंस के ऊपर है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, उसने क्या डेवलपमेंट किया है, क्या बेनिफिट क्या मिला हमें, क्या लॉस हुआ, वो सारा हमारा आज का चैप्टर है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। How would you feel if you were told that the mobile phone, the tablet, the touch screen television, satellite communication, space travel, submarines, the internet, the atomic bomb, and even pre-packaged foods were once only ideas in books called science fiction or science fi, and while people read about them with a lot of interest, they didn't think this would ever come true। कि कैसा लगेगा अगर आपको बताया जाए कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टच स्क्रीन टेलीविज़न, सैटेलाइट कम्युनिकेशन संचार, अंतरिक्ष यात्रा, पनडुब्बी, इंटरनेट, परमाणु बम और यहाँ तक कि पहले से पैक किए गए जो खाने हैं उनके पैकेट, ये सारी चीज़ें क्या है, किसी किताब के अगर विचार हो तो मतलब कि ये कोई आइडिया हो, असली नहीं हो और सिर्फ आइडिया हो, कोई वैज्ञानिक कथा या वैज्ञानिक साहित्य हो और लोग इसे सिर्फ बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़े, पर ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं हो कि ये सारी चीज़ें कभी सच भी होगी। ये सारी किससे हुई है? साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें बनी है। लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा होगा कि जब हम फ्यूचर में रहेंगे तब ये सारी चीज़ें भी होगी। तो जो हमारा पोइट है, जो हमारा राइटर है, वो यही कहना चाहता है कि अगर ये सारी चीज़ें, इनके बारे में जो पहले के लोग हैं वो सिर्फ सोचते ही होंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जब उनको नहीं पता हो कि ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में रियल में भी होगी, मतलब ये सारी चीज़ें बना भी सकता है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई है? साइंस की वजह से, है ना। साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें बनी है, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये। तो जो हमारा राइटर है वो यही कहना चाहता है कि अगर आपको बताया जाए कि ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ अगर विचार हो किसी किताब में और वो लोग बहुत इस किताब के थ्रू इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़े, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं हो कि ये सारी चीज़ें कभी सच भी हो सकती है। ठीक है। सरप्राइज्ड मतलब हैरान। Having the world at our fingertips is something that we take for granted today. However, even 150 years ago, things that we considered everyday objects today, such as aeroplane, car, telephone, radio and even television did not exist। कि आज जो है सारी जो पूरी दुनिया है, पूरे जो वर्ल्ड है, ये हम हमारे उंगलियों के पर चल रही है। मतलब कि आजकल हम हर चीज़ अपने उंगलियों के थ्रू कर सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन भी टच स्क्रीन हो गए हैं, हर जगह आप देख लीजिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। हर फील्ड में आजकल टच स्क्रीन का ज़माना हो गया है। मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो अब हमारी उंगलियों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर भी हम इन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पा रहे। हालांकि आज से 150 साल पहले ये जो हम आज की रोज़मर्रा की चीज़ें, क्या एरोप्लेन, कार्स, टेलीफोन, रेडियो, यहाँ तक कि टेलीविज़न मतलब टीवी, ये सब कुछ भी नहीं था 150 साल पहले। जो कि हमारे आज की दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़, टेलीफोन हुआ, कार हुई, टेलीविज़न हुआ, मोबाइल फ़ोन हुए, एरोप्लेन हो, सब ये क्या है आजकल हमारी रोज़मर्रा की वस्तु है। मतलब कि डेली रूटीन की चीज़ें ये सारी हमारी। कम से कम टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन तो है ही सही, है ना। पर 150 साल पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई है? साइंस की वजह से। किसकी वजह से हुई है? साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी हुई है ना। हाउ देन डिड ऑल दिस कम ट्रू? तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सब कैसे हुआ? द आंसर इज ह्यूमन इमेजिनेशन। In fact, human imagination is the basis of all human progress because human beings are always looking for ways to increase their knowledge and make life easier and better। तो इसका जवाब है कि मानव की कल्पना से, मतलब कि लोगों ने कल्पना करी, लोगों ने सोचा और उसकी वजह से है कि आज हम ये सारी चीज़ें हमारे आसपास देख रहे हैं। वास्तव में मानव की जो कल्पना है वो
उस मानव की प्रगति का आधार है। मतलब कि इंसान जो सोचता है वो उसे करके दिखा देता है, या अगर वो जो सोचे अगर वो उसे करे तो इससे उसी का ही बेनिफिट होता है ना। क्योंकि मानव जो होता है वो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जीवन को और आसान और बेहतर बनाने के तरीके ही खोजता रहता है। आज पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लोग काम करते थे, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं रहता था, तो एक इंसान को दूसरी जगह भेज जाने में कम से कम, कोई संदेश पहुंचाने में, कोई बात पहुंचाने में कम से कम 2 दिन लगते थे, 10 दिन लगते थे। पास होता है तो 1 या 2 दिन में हो जाता था, अगर दूर होता था तो 10 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे। पर आजकल हम सेकेंड्स में लोगों के पास पहुंच जाते हैं। मतलब कि किसके थ्रू? मोबाइल के थ्रू। अगर हमें मैसेज भेजना है तो 2 सेकंड में पहुंच जाता है, कॉल करना है तो भी हम कर सकते हैं। और तो और इतना बेनिफिट मिला है कि हम तो वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? हमारे इंसान के इमेजिनेशन, उसने सोचा और उसने करके दिखाया, जिसकी वजह से आज हमें ये सारा बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई जिसकी वजह से हमारी लाइफ की अति बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है ना। अब हमारे काम घंटों की बजाय मिनटों में, मिनटों की बजाय सेकंड में होने लग गए, है ना। तो ये सारा क्या हुआ? ये हमारे नॉलेज की वजह से हुआ, हमारी कल्पना की वजह से हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, है ना। When such ideas come to inventors or people who have scientific knowledge, they work on them and turn them into reality. However, when these ideas for scientific invention occur to people who are not trained to work on them and turn them into reality, they take the form of science fiction or science fi. Jules Verne, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, and Aldous Huxley were some of the most famous science fiction writers of the 19th and 20th centuries. Many of the predictions that they made in their books and articles are today's realities. कि अब ऐसे विचार आविष्कारों या ऐसे लोगों के पास आते थे, मतलब कि जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान हो, मतलब जिन लोगों ने साइंस की पढ़ाई कर रखी, जिन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चलता है, उन लोगों के पास ऐसे दिमाग आते थे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करने का, कुछ ना कुछ नया बनाने का। तो वे उन पर काम भी करते थे और फिर उन्हें वास्तविकता में भी बदलते थे। मतलब उसके ऊपर जो वो सोचते थे उसके ऊपर काम करते थे, उससे सच में बदल देते थे कि मतलब जो उन्होंने सोचा है उससे बिल्कुल वास्तविक रूप दे देते थे। हालांकि जब वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए ये विचार उन लोगों के लिए होते थे जो उन पर काम करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते थे, मतलब जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है साइंस की, या वो उन लोगों के ऊपर भी काम करते थे, उन लोगों से भी काम करवाते थे और फिर उसे वास्तविकता में, मतलब उसे सच्चाई में बदल देते थे। तो वे विज्ञान कथा या वैज्ञानिक साहित्य का रूप ले लेते थे। मतलब कि जो भी वो लोग सोचते थे, जो बड़े महान आविष्कारक हुए, उन लोगों ने जितने भी आविष्कार किए, अब हम सिर्फ उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। किसमें? या तो उनके कथा में या उनके साहित्य में, है ना। जूल्स वर्ने, H.G. वेल्स, आर्थर सी क्लार्क और एल्सन हक्सले 19वीं और 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक साहित्य लेखकों में से कुछ थे। मतलब कि ये बहुत ही महान लेखक या बहुत ही महान साहित्यकारक थे, जिन्होंने किताबों और लेखों में जो भी भविष्यवाणी की थी उनमें से कई आज की वास्तविकता। मतलब कि उन लोगों ने अपने बुक्स में, अपने लेख में ऐसा कुछ लिखा है जो भविष्य में होने वाला था और आज वो हुआ भी है। वास्तविक रूप से जो भी उन्होंने लिखा था वो सारी चीज़ें आज वास्तविक रूप में बदल भी गई है। जो उन लोगों ने पहले सोचा था वो सब आज हमारे साथ हो भी रहा है साइंस में, है ना। जूल्स वर्ने, रॉकेट शिप्स की, जूल्स वर्न जो थे उन्होंने रॉकेट शिप का इन्वेंट किया था, इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। इन 1865 जूल्स वर्ने wrote From the Earth to the Moon, one of the earliest examples of modern science fiction. In this, more than 100 years before man actually landed on the moon, he made surprisingly perfect prediction about lunar modules, solar cells and human landing on the moon. कि 1865 में जूल्स वर्ने ने लिखा था पृथ्वी से चंद्रमा तक। आधुनिक विज्ञान कथाओं के शुरुआती उदाहरणों में से एक था। ये एक कथा थी
जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था ये। इसमें 100 साल से अधिक समय पहले मनुष्य वास्तव में चंद्रमा पर उतरा था। उसने आश्चर्यजनक रूप से चंद्र मॉड्यूल, सौरपाल या सौर जल यात्रा या चंद्रमा पर उतरने वाले मनुष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। किसने? जो जूल्स वर्ने थे, उन्होंने 1865 में एक किताब लिखी थी, एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था पृथ्वी से चंद्रमा तक, ठीक है। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जो लोग रहेंगे, इंसान रहेंगे, वो चंद्रमा पर भी जा सकेंगे। और उनकी जो भविष्यवाणी है वो अब पूरी वास्तविक रूप ले चुकी है, क्योंकि हमारे इंडिया से बहुत सारे जो साइंटिस्ट है या बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो है वो चंद्रमा पर जा चुके हैं, जैसे कि कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, ये सारे लोग चंद्रमा पर जा चुके है ना। तो उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी भविष्यवाणी क्या है, सच हुई थी। ओके। आर्थर सी क्लार्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस टूरिज्म, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एंड द टैबलेट कंप्यूटर। Scientific legend Arthur C. Clarke wrote about communication satellite in wireless world a full 10 years before their actual development। कि विज्ञान साहित्य के दिग्गज आर्थर सी क्लार्क ने अपने वास्तविक विकास से 10 साल पहले वायरलेस वर्ल्ड में संचार उपग्रहों के बारे में लिखा था। मतलब कि उनके जो भी उपन्यास थे, जो भी महान हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी उपन्यास, नोवेल लिखी, कोई कथा, लेख लिखा है, उसमें उन्होंने पहले से ही हर चीज़ की भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो जो वैज्ञानिक साहित्य के दिग्गज थे आर्थर सी क्लार्क, उन्होंने 10 साल पहले ही वायरलेस, मतलब कि वायर के बिना वाले संचार उपग्रहों के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया था, मतलब अपने लेख में लिख दिया था। In the 1968 film 2001 A Space Odyssey, based on Clarke's novel of the same name, two astronauts can be seen reading a newspaper on something called the newspad, which looks very much like the modern day tablet. They are seen to call up the world's major electronic papers by punching in their suggestion। कि 1968 की एक फिल्म है 2001 स्पेस ओडिसी, उसमें वो जो मूवी है वो क्लार्क के उपन्यास के आधार, उपन्यास जो था उनका एक नोवेल था, उस पर ही आधारित है वो पिक्चर। जिसमें क्या होता है कि दो अंतरिक्ष यात्री न्यूज़पैड नाम की एक चीज़ पर अखबार पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। मतलब कि ये जो मूवी है इसमें दो अंतरिक्ष यात्रियों की स्टोरी है कि वो न्यूज़पैड नाम की एक चीज़ है उस पर अखबार पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं उनको, जो कि आज का जो हमारा टैबलेट है बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। मतलब कि जैसे अभी टैबलेट है वैसे ही पहले के ज़माने में न्यूज़पैड हुआ करता था जिस पे लोग ऑनलाइन पेपर पढ़ते थे। वे अपने सुझावों में परिवर्तन कर दुनिया के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक पत्रों को बुलाते हैं। मतलब कि जो आर्थर सी क्लार्क है उन्होंने अपने सुझावों में परिवर्तन करके, मतलब उनके जितने भी विचार थे जो भी थे उसमें परिवर्तन करके दुनिया को बिल्कुल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स में बना दिया। मतलब आजकल हम जो कागज़ के पेपर होते हैं उन पे पढ़ना कम पसंद करते हैं, जबकि मोबाइल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं ना। जो भी न्यूज़पेपर होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, कुछ भी लिखना होता है, वो हम आजकल मोबाइल में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है। Space tourism was another feature of the movie which has now become a reality. Just as in the film, a free-paying passenger can now actually travel to the International Space Station. Private companies are taking booking for suborbital and orbital space flights. In the longer term, hotels in space and even visits to the moon are planned। कि अंतरिक्ष पर्यटन फिल्म की एक और विशेषता थी, मतलब वो जो मूवी थी उसकी एक और विशेषता थी जो कि अब वास्तविकता बन गई है कि फिल्म की तरह ही फीस देने वाले यात्री अब वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं। मतलब कि जैसा उस मूवी में बताया गया था कि वो जो अंतरिक्ष यात्री थी वो पैसे देकर ऊपर जाते हैं चंद्रमा पर, है ना। अब वैसा ही रियल में भी होने लग गया कि अब लोग पैसे देकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं,
निजी कंपनियां उपकक्षीय और कक्षीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बुकिंग ले रही, मतलब कि जो कंपनीज होती है इन सब चीज़ों के लिए जो लोगों को अंतरिक्ष में ले जाती है, वो लोग इनके लिए पहले मतलब बुकिंग कर रही है ताकि लोग उनके यहाँ से बुकिंग करें और अंतरिक्ष में जाए। लंबी अवधि में अंतरिक्ष में होटल और यहाँ तक कि चंद्रमा की यात्रा की योजना भी बनाई जाती है, मतलब कि लोग वहाँ पर ज़्यादा दिन भी रुकने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा दिन रुकते भी है और तो और चंद्रमा की यात्रा करने की भी प्लानिंग हो रही है, मतलब कि वहाँ चंद्रमा पर ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे है कि वहाँ पर यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों को जो अभी पिछले जुलाई के टाइम पे एक एक्टर जो जिसकी डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत, आप लोगों को पता है वो पहला ऐसा इंसान है जिसने चंद्रमा पर, कहाँ पर, चंद्रमा पर एक प्लॉट ले रखा है। प्लॉट मतलब जमीन ले रखी है घर बनाने के लिए। तो आज की कंडीशन ऐसी है कि लोग चंद्रमा पर जमीन ले रहे हैं, वहाँ पर घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आजकल क्या है, निजी कंपनियां क्या है कि वो बुकिंग कर रही है ताकि वो यहाँ से पृथ्वी से लोगों को अंतरिक्ष में यात्रा करवा सके, चंद्रमा की यात्रा करवा सके, वहाँ पर उन लोगों को भेज सके। ठीक है। रेमंड कुर्जवील, वायरलेस इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजी, ई बुक्स एंड मोर, ये सारी चीज़ों का जो इन्वेंट है वो रेमंड कुर्जवील ने किया। ठीक है। रेमंड कुर्जवील ऑफ गूगल हैज़ इन्वेंटेड टेस्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर एंड रिटन 5 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स. He has made dozens of scientific prediction with unbelievable accuracy. कि रेमंड कुर्जीवाल या गूगल ने टेस्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम लिखते हैं उसको रीड कर सके। ठीक है। और 5 बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी लिखे, मतलब कि जो उनके नॉवेल थे, उपन्यास थे, वो कोई 5 सबसे बेस्ट थे जो कि उन्होंने भी लिखे थे। उन्होंने अविश्वसनीय सटीकता के साथ दर्जनों वैज्ञानिक भविष्यवाणी की, मतलब कि जो रेमंड कुर्जीवाल थे वो भी एक बहुत ही वैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भविष्यवाणी की थी, वैज्ञानिक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले फ्यूचर में साइंस ये इस फील्ड में तरक्की करेगा। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, इन हिज नॉवल द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, कुर्जीविल प्रिडिक्टेड a computer beating the best human player at chess by the year 2000 and wireless internet becoming practical for normal everyday use in the early 21st century. In the age of spiritual machine, he predicted e-books, face recognition, software and nanotechnology. कि उदाहरण के लिए उन्होंने अपने उपन्यास द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन में कुर्जीवाल ने वर्ष 2000 तक शतरंज में सर्वश्रेष्ठ मानव खिलाड़ियों को हराने वाले एक कंप्यूटर की भी भविष्यवाणी की थी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वायरलेस इंटरनेट सामान्य रोजमर्रा के उपयोग के लिए व्यावहारिक हो गया। ये उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी। मतलब कि जो वैज्ञानिक थे रेमंड कुर्जीवाल, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि सन 2000 तक ऐसा कंप्यूटर बनेगा जो सबसे अच्छा प्लेयर होगा शतरंज में उसको भी हरा देगा। ऐसा कंप्यूटर बनाया जाएगा जो कि सबसे अच्छा, जो मतलब बेस्ट इंसान होगा चेस में, उसको भी हरा देगा। और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि वायरलेस इंटरनेट आएगा, मतलब कि बिना वायर का इंटरनेट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 4G 5G, जो कि लोगों के रोज़मर्रा में उपयोग किया जाएगा। और आजकल हम कर ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारे पास, हम कोई इंटरनेट के लिए कोई वायर तो यूज़ करते नहीं कि कोई केबल यूज़ करते हैं। तो ये वायरलेस इंटरनेट ही है जो कि रेमंड कुर्जीविल ने भविष्यवाणी की थी और आज वो भविष्यवाणी सच भी हो रही है। ठीक है। द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन में उन्होंने ई बुक्स, चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर और नैनो टेक्नोलॉजी की भी भविष्यवाणी की थी जो कि आजकल हो भी रही है ना। ये सब कुछ सच हो रहा है ना। ई बुक्स मतलब कि डायरेक्ट इंटरनेट से भी हर काम हो रहा है। फेस पहचानने वाले सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि किसी का फेस अगर एक बार कोई मशीन देख ले तो वो उसका फेस फिर उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, फिर पहचान लेती है। अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पहचाना जा सकता है।
नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। मतलब जिन जिन वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी, आज के समय में वो भविष्यवाणी कुछ मतलब जगह पर प्रूफ होती दिखाई दे रही है। ठीक है। H.G. Wells, The Atomic Bomb, in his novel The World Set Free, published in 1914, famous science writer H.G. Wells wrote about the atomic bomb and its destructive potential. This came true in 1945 when the atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan, ending the Second World War. कि H.G. वेल्स जो है वो भी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने द एटॉमिक बॉम्ब के बारे में भविष्यवाणी की थी। 1914 में प्रकाशित उनके उपन्यास, किनके उपन्यास? जो H.G. वेल्स थे उनके उपन्यास द वर्ल्ड सेट फ्री में प्रसिद्ध वैज्ञानिक साहित्य लेखक H.G. वेल्स ने परमाणु बम के बारे में लिखा था। मतलब कि जो महान साहित्य लेखक थे जिनका नाम था H.G. वेल्स, उन्होंने अपने उपन्यास में परमाणु बम के बारे में लिखा था। उनके उपन्यास का नाम था द वर्ल्ड सेट फ्री, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था और उन्होंने अपने उस उपन्यास में परमाणु बम के बारे में लिखा था और ये बताया था कि जो परमाणु बम होगा ये बहुत ही विनाशकारी होगा। यह 1945 में सच भी हुआ जब जो परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तब आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी था कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, जो कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तब गिराए गए थे और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हुआ था। तब ये दोनों जो जगह है ये पूरी तरीके से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी, जब इनके ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे तब। ठीक है। एडल्स हक्सले, टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। एडल्स हक्सले's classic science fiction novel Brave New World predicted the world in which we now live with amazing truth. The book has detailed the description of genetic engineering, test tube babies, cloning, and genetic manipulation, which are now a part of our modern society. कि एडल्स हक्सले जो थे वो भी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। एडल्स हक्सले के क्लासिक वैज्ञानिक साहित्य उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दुनिया की भविष्यवाणी की, जिसमें हम अब अद्भुत सच्चाई के साथ रहते हैं। मतलब कि जो एडल्स हक्सले है उनका एक बहुत ही महान या बहुत ही कहते प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उसमें दुनिया के बारे में जो भी भविष्यवाणी कर रखी थी, आज हम उसी भविष्यवाणी को सच्चाई मान के उसमें रहते हैं। और क्या भविष्यवाणी कह रखी थी वो हम बताते हैं। पुस्तक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का विस्तृत वर्णन था। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और जेनेटिक हेरफेर, जो अब हमारे आधुनिक समाज का हिस्सा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का आप लोगों को पता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है? कि जो भी मतलब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, माँ नहीं बन पाती, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए माँ बनाया जाता है। क्लोनिंग होता है मतलब कि अगर किसी का कोई चेंजेस करना है बॉडी पार्ट तो वो हो सकता है। जेनेटिक हेरफेर मतलब कि जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कोई जो लड़का होता है वो लड़की बन जाता है, लड़की होती है वो लड़का बन जाता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक हेरफेर, है ना। तो वो अब आज की दुनिया में हो रहा है ना। आप लोगों ने कहीं तो सुना होगा ये सारी चीज़ें। तो ये अब हमारे आधुनिक समाज का हिस्सा बन चुकी है। ये सारी चीज़ें साइंस की वजह से हो रही है। ओके, so can it truly be said that the science fiction of today is the scientific fact of tomorrow? तो क्या वास्तव में ये कहा जा सकता है कि आज का विज्ञान कथा, आज की जो विज्ञान कथा है वो कल का वैज्ञानिक तथ्य है? मतलब कि आज जो कुछ हो रहा है क्या वो कल भी फ्यूचर में भी होगा, ये हम कह सकते हैं। तो हम इसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि
हमने भूतकाल में भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं देखी जो हम आने वाले कल में देखने वाले हैं, ठीक है। वेल, as we know, not all prediction come true. Here are some of the most impressive ones that went wrong. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, पर सारी भविष्यवाणी तो सच नहीं होती है ना, कुछ तो मतलब गलत होती है, कुछ बदलती है। सो यहाँ पर भी ये बोला गया कि जैसा कि हम जानते हैं सभी भविष्यवाणी सच नहीं है। यहाँ कुछ सबसे प्रभावशाली भविष्यवाणियाँ हैं जो कि गलत भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अ रॉकेट विल नेवर बी एबल टू लीव द अर्थ एटमॉस्फियर। फर्स्ट भविष्यवाणी जो कि गलत हुई थी वो थी एक रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को कभी नहीं छोड़ पाएगा। ये भविष्यवाणी हुई थी जो कि गलत साबित हुई थी, और ये कौन से न्यूज़पेपर में छपी थी? द न्यूयॉर्क टाइम्स 13 जनवरी 1920 को उस पेपर में छपी हुई थी ये भविष्यवाणी। This was proved wrong when Apollo 11 landed on the moon on 20 जुलाई 1969 कि ये गलत साबित हुआ जब 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है। ये फर्स्ट भविष्यवाणी थी जो कि गलत हुई थी। सेकेंड, there's no chance that the iPhone is going to get any significant market share कि ऐसा कोई मौका नहीं है कि आईफोन को कोई महत्वपूर्ण बाजार में हिस्सेदारी मिलने वाली है। ये कौन से पेपर में छपी थी ये वाली भविष्यवाणी? स्टीव बाल्मेर, यूएसए टुडे 30 अप्रैल 2007, ये भी न्यूज़ छपी थी। बट आज की कंडीशन ये है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है आईफोन, ठीक है। और आईफोन सबसे पावरफुल कंपनी है, एप्पल आईफोन है ना, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा एप्पल के फ़ोन, है ना। तो वो जो कंपनी है वो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट में। द थर्ड है रिमोट शॉपिंग विल वाइल इंटायरली फिजिबल विल फ्लॉप कि रिमोट शॉपिंग करें जबकि पूरी तरीके से संभव है कि फ्लॉप हो जाएगा। रिमोट शॉपिंग से मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो कि आज की कंडीशन में हो रही है, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। तो ये वाली जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, ये भी पूरी तरीके से गलत हुई थी। और ये कौन से पेपर में हुई थी? छपी थी टाइम्स मैगजीन में 1966 में, ठीक है। द लास्ट वन इज वेल इन्फॉर्म्ड पीपल नो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट द ह्यूमन वॉइस ओवर वायर्स अस मे बी डन विद डॉट्स एंड डैशेस ऑफ मोर्स कोड कि अच्छी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन लेते लोग, उनको पता है कि तारों के ऊपर मानव आवाज़ को प्रसारित करना असंभव है, जैसा कि मोर्स कोड के डॉट्स और डैश के साथ किया जा सकता है। पहले के ये लोगों का कहना था, जो प्रेडिक्शन की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कि ह्यूमन की जो आवाज़ है, मानव की आवाज़ है, उसको तारों के मतलब जो वायर होते हैं उसके थ्रू दूसरे के में नहीं भेजा जाएगा। पर आज की कंडीशन ये है कि हम एक जगह पर बैठ के, जैसे कि कितनी भी दूर हो इंसान, हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी भी गलत हुई थी। और ये कौन से पेपर में डिक्लेयर हुई थी? अ बोस्टन न्यूज़पेपर 1865 के अंदर, ठीक है। सो आज आप लोगों ने साइंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना है, जिससे आपके नॉलेज को में इम्प्रूवमेंट ही होगी। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए मेरे द्वारा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।